तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू किंग तो पहले अपने बड़े भाई सुनर से यानी कि कैप्टन से, उसके बाद ये चला जाता है डिमोनेटाइजेशन वर्ल्ड, क्योंकि वहां पर ये वार्ड सीखना चाहता था जो कि डस्ट स्पिरिट यूज करती थी। तो फिलहाल वहां पर जितने भी वो ट्रीज जैसे स्पिरिट थे या और थे जो भी बोल लो, वो उनका एक ही रूल था कि भाई तुमको अपनी थोड़ी सी अपनी मेमोरी देनी पड़ेगी। तो उसके बाद ही हम तुम्हें ये टेक्निक, मतलब जो इम्प्रिंट बनाना पड़ता है तुम्हें अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में, वो बनाने देंगे। तो ज़ू भी मान जाता है कि ठीक है, और ये कौन-सी मेमोरी शेयर करने को तैयार होता है, जो डी-132 में हर रात, मतलब जब हर दिन जब ये जेल में जाता था और एक भूल जाता था, वो वाली मेमोरी। और जैसे ही वो जो ट्री था, जो सबसे बड़ा था, उस मेमोरी को टच करता है, वो पूरा काँप जाता है। अब आगे, मतलब वो ऐसा चीज़ देख रहा था डी-132 का रहस्य, जो कि कोई देख नहीं सकता था और देख पा रहा था, इसलिए वो भूल नहीं पा रहा था। और इसकी तो आदत थी ना याददाश्त को खाने की, मेमोरी को डिवोर करने की। काफ़ी पेन फ़ील करता है और बाकी भी जो ब्रेन ट्रीज़ थे वो इसको देखते हैं और उनका यही था कि क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? क्या ये बहुत ज़्यादा जायकेदार याददाश्त है क्या इसका? मैं भी ट्राई करना चाहूँगा। ज़ू को समझ में आता है कि यहाँ पर ये जो ब्रेन्स ट्रीज़ है ना भाई, बहुत बच्चे हैं एक तरह से। और मानो अब वो जो शाखाएँ थी ब्रेन ट्रीज़ की, वो ज़ू को इनसे दूर हटना चाहती थी। लेकिन ज़ू पकड़ के रखता है, "अरे और टेस्ट कर लो, सही है ना?" वो खोपड़ी ट्री जो था वो चिल्लाने लगता है और यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन हो जाते हैं, तो उसकी बॉडी और सोल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बाकी जो ब्रेन ट्रीज़ आ रहे थे, वो फिर पीछे हटने लगते कि एक्सप्लोड कैसे कर गया? ऐसा कौन-सा मेमोरी इसने खा लिया? तो ज़ू का पहले से प्लान था कि भाई उसको देखना था कि डी-132 की मेमोरी ऐसी क्या है उसमें कि भाई लोग, मैं भूल जाता हूँ तो इसके साथ क्या हो? इसका एक तरह से एक्सपेरिमेंट था जो कि इसने अब कर लिया था। मतलब जो भी चीज़ है ना, वो उसके ऊपर डेथ कर्स लग जाता है अगर कोई याद रखना चाहे तो तो इसे फिर याद आता है चेन बोली की बात, कि चेन बोली ने कहा था कि तुम्हें जब लगेगा ना कि तुम डी-132 का पूरा रहस्य जान चुके हो, तो फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और कुछ ढूँढना है, मतलब ये काफ़ी नहीं था। तो ज़ू को लगता है क्या मैंने ट्रुथ पूरा निकाल लिया? लेकिन मैं भूल जाता हूँ, शायद कुछ और गहरा रहस्य है जिसके बारे में मैं जानता नहीं। क्योंकि आपको भी मालूम है, देखो ज़ू बाहर आता है डी-132 से तो भूल तो जाता है। अंदर जाने के बाद उसे याद आ जाता है। लेकिन उसको ये लग रहा है अब कि जितना मैं जाना हूँ शायद उसके अंदर भी कुछ बड़ा रहस्य है। फिलहाल इसे ये जो वॉइड था जिस स्पेस में था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी ब्रेन ट्रीज़ की तरफ बढ़ता कि अरे आओ टेस्ट करो, बहुत डिलीशियस है, बट सब भाग रहे थे और एक से तो ज़ू ऐसा पकड़ लेता है ज़बरदस्ती। तो वो एक्सप्लोड करने वाला रहता है। ज़ू पूछता तुमने क्या देखा? वो बोलता मैंने देखा। जब तक कि वो बोल पाता वो एक्सप्लोड कर जाता है। फिर जो दूसरे की तरफ पड़ता है, ऐसी चीज़ें चलती रहती है 3 दिन तक। 3 दिन तो लिमिट था। फाइनली वो जो बड़ी सी मछली थी वो आती है, इसको बाहर फिर निकाल देती है। ज़ू को पूरा आंसर नहीं मिलता, इस बात से वो निराश था। थोड़ा और समय होता तो शायद मैं पूरा आंसर इनसे निकलवा लेता। क्योंकि इसके हिसाब से ये जगह इसके लिए एक चाबी बन सकता है डी-132 का रहस्य जानने के लिए। बट वहीं तक के मिलिट्री क्रेडिट यहाँ पर आने के बहुत लगते। तो फिलहाल इसको वो जो मैजिकल सिंबल मिलने वाला था, इम्प्रिंट, वो मिल चुका था और टोटल ज़ू के पास 32 डिमोनाइजेशन सिंबल्स है, क्योंकि बहुतों से इसने पैक्ट बनाया था ना। और उसके बाद मेडिटेशन में लग जाता है, समय गुजरता है और फाइनली इसको टेलीपोर्ट कर दिया जाता है बाहर में। बाहर निकलता है और सोच रहा था, सोचता है कि घोस्ट टेम्पर पे अब ट्राई करता हूँ ये जो डिमोनाइजेशन डिमोनाइजेशन आर्ट है। और पहले ट्राई करने के लिए देखो भाई अपनी जगह पे आएगा तो स्वॉर्ड पवेलियन वापस आ जाता है, पूरे वहां के अपने डिफेंसेस एक्टिवेट कर देता है, अपने को अंदर सील करके कल्टीवेशन में बैठ जाता है। और ये जो आर्ट था, डिमोनाइजेशन सिंबल्स थे फिलहाल उसके पास, उसको भेजता है घोस्ट टेम्पलर माउंटेन की तरफ। और जैसे ही भेजता ना, घोस्ट टेम्पलर का जो पूरा माउंटेन था वो शाइन करने लगता है। ज़ू के बॉडी के बाहर में एक बड़ा सा पहाड़ जैसा दिखने लगता है, बनना शुरू हो जाता है। जो रियल घोस्ट टेम्पलर माउंटेन था उससे काफी छोटा था, लेकिन फिर भी सही था। और बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर लग रहा था एक बंदा, मतलब अंदर क्या, उसके ऊपर में मेडिटेशन में बैठा हुआ है, जिसके पास, जिसने ब्लैक आर्मर पहना था, ब्लेड वाला वेपन था, उसके 2 कंधों पे मानो 2 दुनिया। और वो कोई और नहीं, ऑब्वियसली घोस्ट टेम्पलर थे, लेकिन दिखने में वो 80% बोल सकते हो सोकिंग के जैसे दिख रहे थे। हालांकि फेशियल फीचर जो अभी भी था वो 10% ही दिख रहा था, मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं आया था। नहीं तो फिर अब क्लियरली उसको देख पाते, लेकिन ये ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि इसके जो सिंबल्स थे वो खत्म हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली घोस्ट टेम्पलर की और अभी गायब हो जाती है। जू थोड़ा ब्लड वॉमिट करता है, लेकिन जू की आंखों में एक चमक था कि यार काम तो कर गया। अब इसके पास देखो 31 सिंबल बचे थे और ये उनको वेस्ट नहीं करना चाहता था टेस्टिंग के लिए। और देखो 10 अगर ये यूज करेगा ना ये सिंबल्स, तो घोस्ट टेम्पलर की ऑरा को बाहर निकाल सकता है। मतलब घोस्ट टेम्पलर की ऑरा 3 बार ये बाहर निकाल सकता है। तो इसके लिए ट्रम्प कार्ड बन गया था, लेकिन इसको ये था कि और मैट्रिक क्रेडिट्स हासिल करने पड़ेंगे ताकि फिर से जा पाऊँ वो सुप्रीम वॉइड वर्ल्ड में। लेकिन इसी दौरान जब ये सब सोच रहा था ना, तो इसका जो जेड स्लिप है वो वाइब्रेट होता है और कैप्टन की आवाज आती है। थोड़े कंफ्यूज थे कि मेरे छोटे भाई। अब जू पूछता है कि क्या हो गया, और फिर वो बोलते यार ऐसा क्यों मेरे छोटे भाई क्यों? कैप्टन काफी दुखी दिखाई दे रहे थे कि यार वो जियान वो हार्ट असेसमेंट से गया,
उसने वही आंसर दिए जो मैंने मतलब उसको बताए थे। मुझे मालूम था उसने सभी चीज़ याद कर लिया होगा जितने भी मैंने उसको आंसर्स बताए थे। उसको 15,000 मीटर पिलर ऑफ लाइट मिला है। सेम क्वेश्चन और सेम आंसर होने के बावजूद। मुझे क्यों 1 मीटर? मुझे लग रहा था नहीं तो वो ज़ैम्बो को भी 1 मीटर ही मिलेगा। जो सोचता है यार अब कैप्टन को थोड़ा-सा मतलब सहानुभूति की ज़रूरत है। कैप्टन काफ़ी डिप्रेस्ड थे। जो समझाने की कोशिश करता अरे 1 मीटर लाइट मिला तो क्या हुआ? आपकी जो काबिलियत है उसको सभी लोग जानते हैं। बट कैप्टन कहते हैं यार देखो ज़ू अभी तुम सहानुभूति अच्छे से नहीं दे पाते हो। मुझे लगता है कि वो ज़्यानवो ने एंशिएंट टेम्पर डार्क सेरेनिटी का कुछ वो पोएम वोएम बोल दिया होगा। मुझे उससे पूछना पड़ेगा डिटेल में। ज़ू फिलहाल थोड़ा शांत हो जाता है कैप्टन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जब थोड़ा शांत-वांत हो जाता है, इनका कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है तो मिशंस वगैरह ढूँढने लगता है कि मिलिट्री क्रेडिट्स जल्दी-जल्दी अर्न कर पाए। अब समय बीत रहा था इस दौरान, बहुत लंबे समय निकल जा रहे थे और ज़ू को पता नहीं था कि कैप्टन को जवाब मिला कि नहीं मिला कि वो ज़ियानबो ने क्या जवाब दिया था। और इधर ज़ू अपने बहुत सारे पेट्रोलिंग वाले मिशन, सर्चिंग वाले, अरेस्ट वाले, बैकअप मिशंस कर रहा था। पर इसकी मदद माउंटेन रिवर, फार्म चेन ये लोग करते रहते थे। तो कुछ ऐसा मिशन आता था ना जिसमें ये लोग मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग अलग-अलग टीम के थे। वो इसको बुला लेते थे ज़ू को। इधर फाइनली कैसे भी प्लम डॉग को पता चल जाता है कि ज़ू किंग को मिलिट्री क्रेडिट्स थी। ऑब्वियसली भाई वो 86 कोalition की यहाँ पर जो ब्रांच था उसकी मेन थी। तो यहाँ जो भी 7 या 8 से कोalition जो भी मतलब वहाँ से जो सोर्सेज़ बने थे और ज़ेरियान थे, सीनियर भी होंगे, तो उनकी हेल्प ली थी। कुछ लोग मना भी करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग मान भी जाते हैं। तो ज़ू को बहुत सारे मिशंस मिलने लगते हैं। से एक-एक रात में 6 से 7-7 मिशन कंप्लीट कर लेता था ये। तो इसके क्रेडिट्स बढ़ रहे थे मिलिट्री क्रेडिट्स। तो दिन तो अपना जेल में बिताता था और रात में पूरा वही मिशन में। लेकिन एक दिन की बात है, 15-20 दिन बीतने के बाद ज़ू जब डी-132 से बाहर आ रहा था, एक मिशन पे जाने वाला था। अभी इसका जो कमांड स्वॉर्ड था, जो कि स्वॉर्ड सर्चर्स यूज़ करते थे, उसमें से एक ऑर्डर आता है कि ज़ू जल्दी आओ स्वॉर्ड से इस पैलेस। आवाज़ काफ़ी कोल्ड थी और अथॉरिटी वाली थी। ज़ू थोड़ा-सा शक्की हो जाता है कि ये ऐसा क्या? कुछ बताया नहीं बस बुला लिया। और ज़ू को लगता है ये आवाज़ यार ऑनर गार्ड सीमा की है, जो कि बेसिकली इमॉर्टल सोसाइटी से आए हुए हैं। तो उसे लगता है यार ज़ैंग और याओ क्लैन तो वो चौकन्ना हो जाता है कि ये क्या चाहते हैं ऑनर गार्ड सीमा मेरे साथ? क्योंकि उसको मालूम है कि वो ज़ैंग के ग्रैंड पा है। फिर से उसका स्वॉर्ड वाइब्रेट करता है। ये मैसेज जो आता है सीनियर कॉन्ग से आता है कि ज़ू तुम्हें कोई ऑर्डर मिला क्या? ज़ू बोलता है हाँ। तो वो बोलता है मुझे मालूम ही था। लिटिल रिवर और लिटिल चैन को भी आया है। शायद हमने जो होली टाइड्स को मारा है ना उसकी वजह से ही हो रहा है। क्योंकि फिलहाल वो भी कॉन्ग जियांगलोंग इसके आगे कुछ नहीं कहते हैं। उस वर्ड से इस पैलेस की तरफ ही बढ़ते हैं। तो ज़ू भी यहाँ पर निकल लेता है। तो फिलहाल शाम का समय था और ज़ू आगे पहुंचता है वहां पर। अब देखो ऑनर्ड गार्ड जो रहते हैं स्वर्ड्स पैलेस में उनकी रैंकिंग बहुत ऊपर होती है और सीमा की जो जिम्मेदारियां है ना वो लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है। तब रूल्स रेगुलेशन ये वो तो जू जैसे पहुंचता है कॉन्ग और डस्क स्पिरिट भी आ चुके थे और थोड़ी समय में माउंटेन रिवर और फांग चेन भी आ जाते हैं। और उस समय ना मतलब माउंटेन रिवर बोल रहा था कि यार क्या चाहते हैं यार ये लोग, हमने क्या गलत कर दिया? कॉन्ग समझाते हैं लिटिल रिवर शांत हो जाओ और बोलते हैं शायद हमसे रिलेटेड कुछ हुआ होगा इसलिए सीमा हमें बुला रहे हैं। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे हिसाब से हमारे पास ज़्यादा सबूत होने चाहिए, हमसे ज़्यादा कि यहाँ पर क्या हुआ। तुरंत ही माउंटेन रिवर वांगचेन समझ जाते हैं और अपना जो उनका जेट स्लिप था ना उसे एक्टिवेट कर देते हैं कि चाहे जो भी चीज़ें हो रिकॉर्ड हो जाएँ। तो फिलहाल ये लोग पहुँच चुके थे हॉल ऑफ रेगुलेशंस में और फेले कॉन्ग बोलते हैं कि आपका सेवक ऑनर गार्ड सीमा को बोलता है कि आपकी सेवा में हाजिर है। और यहाँ पर जो बाकी कल्टीवेटर्स थे ना उन्हें देख कर के वांगचेन का जो क्लोन था, स्मोक में जैसा जो दिखता था वो ज़ू के कान में बोलता है कि ये याओ क्लैन के कल्टीवेटर्स हैं और वो भी रेस्पेक्ट दिखाते हैं, इधर सभी रेस्पेक्ट दिखाते हैं। तो फिलहाल हमें ऑनर्ड गार्ड सिमा को दिखाया जाता है जो कि बीच में खड़े थे। उनके लेफ्ट में एक ओल्ड मैन थे जो कि डॉविस रोब पहने थे याओ क्लैन का। ऑब्वियसली उनका जो फ्लक्चुएशन था भाई स्पिरिट रोब लेवल का था। मानो वो बिना इमोशंस के इन सभी को देख रहे थे। सीमा के राइट साइड में एक बंदे थे। जैसे जो देखता है ना वो समझ जाता है। वो इंसान नहीं था, वो एक होली टाइप था। और ये कोई और नहीं, ये वही था मिडिल ईस्ट मैन जो बॉर्डर पे ना चिल्लाया था गुस्से में, बट बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था होली टाइप का और उसका भी कल्टीवेशन लेवल भाई स्पिरिट ट्रॉफ लेवल पे था। और जो फ्लक्चुएशन था आराम से स्पिरिट ट्रॉवर में भी फोर्स लेवल पे था। जो को लगता है यार ये होली टाइड वाला यहाँ क्या कर रहा है। और उसके बाद ओनर गार्ड से हम बोलते हैं कि ओल्ड मैन फ्रॉम योर ओकलैंड वो आ चुके हैं ये लोग, आगे जो पूछना पूछो। पहले ये बंदा जू और बाकियों की तरफ देखता है। तुम पांचों में ज्यादा ही कट्स नहीं आ गए? क्या सही है क्या गलत है वो इग्नोर करके तुम लोग ब्रूटली मर्डर पे उतर गए थे? तुमको मालूम है ना कि अगर हम दो प्रजातियों के बीच में बैटल ऐसे बिना किसी रीजन से होता है तो उसका सजा क्या है? मृत्यु। जो को लगता है बंदा थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रहा है और थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा था कि तुम लोगों ने जो इधर उधर गए हो किए हो कांड, मतलब वो वेट कर रहा था कि जू वगैरह कुछ एक्सप्लेन करे। जू को मालूम था ये तो नहीं बता सकती ये लोग कि वो एजेंट वगैरह को बचाने गए थे।
तो उसको मालूम था यही तो ये नहीं सोच रहा है, ऑब्वियसली सभी लोग यही सोच रहे थे, इसके साथ ही लोग। तो कोई फिलहाल कुछ नहीं बोलता। कॉन्ग जियांगलांगस्टोन बोलता थोड़े से कन्फ्यूज़ होकर के, "आपको लगता है कि हमने होली टाइड के लोगों को मारा था? हम तो अपने कल्टीवेशन में बिज़ी थे। आप तो जाके लॉग्स को चेक कर सकते हो।" जो स्टीवर्डसन थे मतलब ओल्ड मैन या ओकलैंड के, वो गुस्से में देखते हैं, क्योंकि उनके लिए कॉन्ग जियांगलांग कैसा बच्चे जैसे हैं, इन लोगों से वो बहस क्या करेंगे? तो वो होली टाइड कल्टीवेटर की तरफ रिस्पेक्ट दिखाते हैं और बोलते हैं, "फॉलो फेलो टू हिज चेयर।" मैं देखिए कि यही तो कह रहा था। तो जो ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर था, वो ज़ू की तरफ देखता है और बाकियों की तरफ स्माइल करता है और वो अपनी स्टोरी बताने लगते हैं कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे होली टाइड का एक रेलिक्स था जिसको कि ये चुराने की कोशिश कर रहे थे। हमारे ही बीच का कोई बंदा था। और तो हम मतलब वो एक-दूसरे में ढूँढ रहे थे बेसिकली, तब तक ये आपके स्वॉर्डसेस वाले आ गए और उन्हें मार दिए। ये मत बोलो आपकी जो हमारा रेलिक्स चुरा के भाग रहा था, वो हमारे बीच का बंदा था। उसको आप लोगों ने डाला था, मतलब वो एजेंट था। क्योंकि हम दोनों की प्रजातियाँ लंबे समय से साथ में रह रही है एक तरह से। आस-पास रह रही थी और कोई झगड़ा-वगड़ा नहीं होता है। उसके बाद ये जो ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर था, वो एक जेट स्लिप निकालता है और उसमें एक परछाई बनती है। उसमें दिखता है कि ज़ोकिंग और बाकी लोग हाफ नासेंट सेल कल्टीवेटर को मार रहे, जो एक भाग रहा था। कॉन्ग ने जो चीज़ें बोली थी उसको, वो भी मतलब उसको नहीं मतलब मारने के बाद वो भी आवाज़ साफ थी। ज़ू की आँखें इस समय आइस से कोल्ड हो जाती है। सीमा भी फिलहाल कुछ रिएक्ट नहीं करते और वो कहते हैं फिर कि अरे लेकिन हमारे पास तो कोई एजेंट्स नहीं है आपकी टेरिटरी में। तो स्टीवर्टसन तुरंत ही कहते हैं जो याओ क्लैन वाले थे, अगर ऐसा नहीं है तो इनका कुछ पर्सनल दुश्मनी होगा। शायद ये ओडिटेड कल्टीवेटर्स को इसलिए मार रहे थे ताकि एक वॉर शुरू कर सके। इन पांचों ने तो बहुत ही दर्दनीय बेदर्दी अपराध किया है, तो इन्हें होली टाइड को सौंप देना चाहिए। जैसे ये बोलते हैं ना, बाकी जो यहाँ पर याओ क्लैन के कल्टीवेटर्स खड़े थे, वो ज़ू और बाकियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। कॉन्ग इस दौरान ऊपर की तरफ देखते हैं और ज़ू की आंखों में कोल्ड लाइट थी। लेकिन तभी अचानक से इनके पीछे में कुछ लाइट्स प्रकट होती, बेसिकली स्वॉर्ड से इसके लोग प्रकट हो जाते हैं और ये थे इट्स कोलिशन के लोग, जो कि स्वॉर्ड सेजेस बने थे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रीफेक्चर्स में फिलहाल, लेकिन आज के दिन ये आए हुए थे काउंटी कैपिटल में, क्योंकि ज़ू ने उनको मैसेज वैसेज भेजा हुआ था पहले से। और फिर बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग स्वॉर्ड सीरीज को उनके ही घर में आके बंदी बना के ले जा सकते हो और तुम्हें अपने होली टाइड्स के जो मरे हुए लोग हैं उनको आभार प्रकट करना है, मुझे लेके चलो। तो याहू क्लैन वाले रुक जाते हैं। यूवर्सन इस दौरान अपना मुंह खोल रहे थे बोलने के लिए, तो तभी यहाँ पर एक आवाज आती है और बहुत सारे स्वॉर्ड सेजेस इधर पड़ रहे थे। ये थे सुप्रीम एंशिएंट लाइटनिंग ऑर्डर से बने हुए स्वॉर्ड सेजेस कि वांग चेन भाई उनका मेन बंदा है ना, और टैलेंटेड भी है, उसको कैसे जाने देंगे। और उन ग्रुप में से एक थे वो चैन टियांग हाओ, अगर आपको याद हो तो जोकिंग वगैरह को यही लेकर आए थे। और फिर एक आवाज आती है कि तुम लोगों को लगता है होली टाइड कल्टीवेटर्स मरे, मरने दो, मैं तो पास में इनमें से कई को खाया हुआ है। और याओ क्लैन वाले तुम लोग तो भाई छोड़ ही दो। इस दौरान रुकती नहीं है चीजें, ब्लड सील सोसाइटी और डिमोनाइजेशन सेक्ट के भी जो लोग थे, स्वॉर्ड सिटीज बन चुके थे, वो यहाँ पर आ जाते, वो भी गरियाते इनको। क्रिस्टी वर्सन ये सब देख करके हिल जाते हैं और फिर बोलते हैं ऑनर गार्ड सीमा। लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑनर्ड गार्ड सीमा थे कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं स्टीवर्टसन, मैंने इन 5 को इसलिए बुलाया था क्योंकि आप लोगों ने बोला था याओ मेंसन में, ये तो मैं चाहता तो नहीं भी बुलाता, इनडायरेक्टली वो ऐसा बोल रहे थे। आपने अपने सवाल पूछ लिए, उनके जवाब भी जान लिए, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने कोई एजेंट-वेजेंट नहीं डिस्पैच किए थे। और रही बात ऐसे जेट स्लिप बनाने की जिसमें लोग दिखने लगते हैं, ऐसे तो मेरे पास भी बहुत है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। और आपके ये जो मतलब घुस रहे हैं ब्लैक कार्ड वाले से, ये सही चीज़ भी नहीं है और इन चीज़ों के बारे में मैं अब सॉर्ट से उसको भी रोक नहीं सकता। अगर कोई उन्हीं के बंदों को मतलब हमारी बंदों को हमारे यहाँ से लेके जाना चाहे तो गुस्सा तो जायज़ है। स्टीवर्टसन को गुस्सा आता है कि तुम या आप या जो भी बोला इस बंदे ने, लेकिन उसके आगे कुछ बोल नहीं पाता है। दाँत पीस रहा था और बोलता है फाइनली अगर सब, लेकिन नोबल मार्कस ने बोला था, एक ऑर्डर दिया था हमें कि कोंग जियांगलांग और उसके चारों साथियों को कस्टडी में रखा जाए। तो ये जो मतलब होली टाइड की वो गार्ड सनरी भी आए हुए थे, उनका मेन रीज़न ये नहीं था कि कोंग जियांगलांग वगैरह को प्रॉब्लम कि कराया जाए। वो ध्यान दे रहा था याओ क्लैन के लोगों पर। वो देख रहा था कि याओ क्लैन के लोग का एटीट्यूड जेन्युइन है या फेक है। मतलब इसलिए यहाँ पर आए हुए थे ये होली टाइड वाले। फिलहाल जैसे वो ऑर्डर देता है ना, तो ये याओ क्लैन के लोग ज़ोकिंग और बाकियों की तरफ चार्ज करते हैं। जैसे लग रहा था चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तभी एक आवाज आती है, क्या पागलपन है। एक ऑरा फैलती है चार, मतलब ये जो हॉल ऑफ रेगुलेशन था ना, ये पूरा हिल जाता है। खास करके याओ क्लैन के लोग वो हिल ही नहीं पा रहे थे। ओल्ड मैन प्रकट होते हैं और दिखा रहा था कि वो वॉइड रिटर्निंग लेवल पे है। उसके फर्स्ट स्टेज में स्वॉर्ड स्टेज का यूनिफॉर्म इन्होंने भी पहना था। करीब करीब नहीं है, सेकंड स्टेज के बहुत करीब थे। मतलब पहले लगता है कि वो स्पेस शैटरिंग 1000 लेवल पे, यानी कि फर्स्ट स्टेज में, लेकिन जब वो थोड़ा एक कदम और आगे लेते हैं तो ऐसा लगता है कि 10,000 स्पेस को वो बेंड कर सकते हैं, यानी कि वॉइड रनिंग के सेकंड लेवल पे है। लेकिन जब वो तीसरा कदम लेते हैं तो भाई अब मैं गिनती नहीं करना चाहूंगा, मतलब थर्ड स्टेज के बहुत करीब दिख रहे थे लेकिन पहुंचे नहीं थे शायद, लेकिन हाफ स्टेप लेवल पे तो थे। ज़ोकिंग इन्हें पहचान जाता है, ये वही थे जब ये शपथ ले रहा था ना स्वॉर्ड से जोत का।
मिनट गार्ड से माँ पहले रिएक्ट करते, तुरंत रेस्पेक्ट दिखाते हैं कि फेल मेट डिप्यूटी पैलेस लॉर्ड। और जो हो या कोई भी हो, सभी रेस्पेक्ट दिखाते हैं। स्टीवर्टसन की तरफ देखते हैं और कहते हैं निकलो यहाँ से। स्टीवर्टसन कुछ कहना चाहता था बट उसकी हिम्मत नहीं थी। वो तुरंत ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर को रिस्पेक्ट दिखाता है और अपने याओ प्लान के लिए को लेकर निकल जाता है। उसके बाद डिप्यूटी पैलेस लॉर्ड इस वोली टाइट कल्टीवेटर की तरफ देखते हैं कि तुम एमिसरी हो ना, आधे घंटे का समय दे रहा हूँ तुम्हें भागने के लिए, क्योंकि हम इंसानों के पास एटिकेट होते हैं। अगर तुम उतने समय में वोली टाइट टेरिटरी में एंटर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें पर्सनली आके निपटा दूंगा। और तुरंत भाई वो ब्लैक गार्ड जो कल्टीवेटर था वो भागना शुरू करता है टेलीपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स की तरफ। और उसके बाद डिप्यूटी पैलेस लॉर्ड सो और बाकियों की तरफ देखते हैं। तुम पांचों के पास ज्यादा गट्स हो गया है ना। और फिर वो अनहर्ड गार्ड से मौका से थे कि चलो इन पांचों को बंद कर दो। सभी अपना मुंडी झुका के रखते हैं पांचों लोग। और वो ऐसा जानबूझ करके गए थे, मतलब जो डिप्यूटी लॉर्ड से, कि अगर मान लो ये लोग अकेले जाएंगे या कुछ तो प्रोटेक्शन की इश्यू हो सकते, तो अनहर्ड गार्ड से वहां रहेंगे तो कोई इश्यू नहीं हो। और बाकी स्वॉर्ड से कहते हैं क्या कर रहे हो यहाँ पे, निकलो। अब सीमा सभी की तरफ देखते हैं और मेनली फोकस करते हैं जू पर। और वो बताते हैं जू को कि देखो मैं पहले स्वॉर्ड से ऑनर गार्ड पहले हूँ, बाद में हूँ मैं मॉडल सोसाइटी का कल्टिवेटर। बाकी दूसरा कोई बाहर ही नहीं समझ सकता, लेकिन जू समझ जाता है वो कहना क्या चाहते हैं इससे, कि जू शब्दों पर उतना भरोसा नहीं करता था, उसको और सबूत चाहिए होंगे तब जाकर के वो कन्विंस होगा। कि अब देखो क्योंकि ये ग्रैंडपा भी तो है ज़ैंग श्यून के और सुप्रीम आर्बिटल सोसाइटी के हैं ऑब्वियसली। और जो कि रिसीविंग प्रीफेक्चर भी है जहां पर अपना इट से कोलिशन भी है, तो वो चीजें आती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जू इनका कहना था कि भाई देखो मैं पहले स्वर्ड से इसको अहमियत देता हूँ, बाद में मैं जहाँ कहूँ वहां का देता हूँ अहमियत। अब तो ये लोग फिलहाल इनको लेकर के करेक्शन डिवीजन से आ रहे थे, खोंग दिखता जू की तरफ। और इस दौरान माउंटेन रिवर और वांगचिन भी जू के करीब आ जाते हैं। माउंटेन रिवर कहते हैं कि जू क्योंकि हम तुम्हारे ही घर जा रहे हैं तो मैं तुम्हारे करीब रहूंगा। जू हमेशा दिला देता है क्योंकि करेक्शन डिवीजन मतलब कि जेल तो जू का एक तरह से घर ही है। फिलहाल हमें सिटी सेंटर दिखाया जाता है काउंटी कैपिटल का, जहां पर राउंड बिल्डिंग था, एक गोला बिल्डिंग जहां पर ऑल्टर जैसा कुछ दिख रहा था। और एक ओपन एरिया था, वहाँ पर 3 हॉल्स थे, एक ब्लैक था, एक रेड था और एक सफ़ेद व्हाइट था। और हर एक हॉल में छोटे-छोटे और भी चैम्बर्स वगैरह दिख रहे थे। बहुत तगड़ी बिल्डिंग आर्किटेक्चर था। लेकिन अगर आप इसके अंदर से जाके अगर बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कि एक अलग स्पेस में आ गए हो। तो फिलहाल हमें व्हाइट पैलेशियल हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लोग थे। 2 अपोजिट बैठे हुए थे और वो गेम खेल रहे थे चेस के जैसा। तीसरा ने देख रहा था। एक जो खेल रहे थे वो पैलेस लॉर्ड थे। उनके जो सामने बंदा बैठा हुआ तो एक मिडिल एज स्कॉलर दिख रहे थे। और फिर वो बोल रहे थे कि पहले स्वॉर्ड आपका गेम प्ले बहुत अग्रेसिव है, अगर ऐसा चलता रहा तो आप बहुत एरोगेंट बन जाओगे ड्रैगन के समान, कि फिर आपके लिए वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। पहले स्वॉर्ड कहता है अरे मैंने कुछ सुना स्वॉर्ड से पैलेस में जो मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर स्कॉलर जो थे जो अपोजिट में इनके खेल रहे थे वो स्माइल करते हैं, क्या सुना फिर। मैंने सुना कि जो नोबल मार्कस है ना अगर ये आते हैं कि माँ का मतलब माँ की गाली देते हैं। फिर सामने वाला जो बंदा था ऑब्वियसली वो याओ क्लैन के थे, क्लैन लॉर्ड, वो इस जनरेशन के मार्कस याओ थे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जो नोबल मार्कस थे वो गुस्सा नहीं होते, वो फिर भी स्माइल कर रहे थे। तो वो उस बंदे की तरफ देखते जो इन दोनों का गेम देख रहा था और रेस्पेक्ट दिखाते गवर्नर को। गेम डिसाइड हो चुका, खेल का मतलब नहीं है। कुछ होली टाइड के गेस्ट आ रहे हैं जिनसे मुझे मिलना पड़ेगा, मैं उनको मतलब रिसीव करने जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद मार्कस याओ तो यहाँ से चले जाते। तो वो एक डार्क वॉइड में मॉनिटर कर जाते जो कि जहाँ पर वो काफी लोनली फील कर रहे थे। और जिसको वो बोलते कि मैं जा रहा हूँ वो ऑब्वियसली सीसलिंग काउंटी के गवर्नर थे। आप पैलेस लॉर्ड बोलते हैं एक्सॉल्टेड गवर्नर। मैं अभी भी इस आदमी पे भरोसा नहीं करता। गवर्नर यहाँ पर बैठ जाते हैं पैलेस लॉर्ड के सामने, गला साफ करते हैं, बोलते हैं देखो भाई लियांग सियो, मुझे मालूम है तुम जानबूझ करके एरोगेंट ड्रैगन वाला पार्ट खेल रहे थे इस गेम प्ले में। याओ टियानियन को याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट याद रखना तुम्हारा गेम प्ले हमेशा एग्रेसिव किलर का ही रहेगा और टियानियन का काम है अलायंस बनाना, दोस्ती बनाना। तुम दोनों का रोल ही है फायर और वाटर का, यही तो हमने डिसाइड किया था, मतलब सीक्रेट प्लान हम तीनों ने मिलके। क्योंकि कितने समय से सालों से लोग याओ क्लैन को कर्ज कर रहे हैं, लोग कितने मतलब बेइज्जत लोग हैं, दिमाग वाले भी नहीं है, धोखेबाज लोग हैं कि वो लोग नॉन ह्यूमंस यानी कि वो रिटायर्ड वगैरह से शादी कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशन बना रहे हैं। और ये रहने दो जैसा राज है वैसे ही रहने दो। याओ टियानियन यानी कि मार्कस याओ की ये बात कर रहा था, गिफ्टेड स्कॉलर बंदा है, उसने कि इंपीरियल सिटी को हिला के रख दिया था। एक चोजन कल्टीवेटर था, वो इंसानों की श्राप का कारण बन रहा, मतलब कि इंसानों उसको गलत नजर से देखते हैं। तो उसके लिए जो चीजें ना तुमसे भी ज्यादा खराब है। बस वही है ना प्रॉब्लम कि मैं उतना काबिल नहीं हूँ। तभी तो सी सीलिंग काउंटी अभी भी अनस्टेबल है, तो इंसानी ताकत नीचे गिरती जा रही है। तो हमें फिलहाल यही स्ट्रेटेजी खेलना पड़ेगा। पैलेस लॉर्ड इसके बाद थोड़ा समय तक रिप्लाई नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं गवर्नर आपको खुद को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है, ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता, तभी तो अभी तक ह्यूमन काइंड यहाँ पर सेफ है होली टाइड रीजन से। तो होली टाइड वाले कब का खा गए होते। आप जो कह रहे हैं मुझे मालूम है, मैं समझ रहा हूँ। और मार्कस याओ का रोल मेरे से भी ज़्यादा टफ है, मैं वो भी समझ रहा हूँ। उसके त्याग को मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है याओ क्लैन में कुछ लोग हैं जो अंदर से
कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब कि एरोगेंट बनते जा रहे हैं। बट फिर बोलते हैं गवर्नर कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मार्केट से आओगे तब तक चीजें कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगी। फिलहाल देर करे रात का समय हो चुका था। बुकिंग वगैरह को स्कॉट करने के बाद ऑनर गार्ड सीमा यहाँ से चले जाते हैं। कॉन्ग जियांग लो सभी लोगों को लेकर वो आगे बढ़ता है कि जेलर्स वगैरह को ग्रीट कर रहा था, वो भी इसे ग्रीट कर रहे थे। और एक तो उसमें से वो भी बेड़िया भी देता है जिसको कि जू बाकी लोगों यानी कॉन्ग वगैरह को कि भाई लॉक तो करना है, आपको बेड़िया तो बांधनी पड़ेगी। फिर भी वो लोग बात कर रहे थे, देखो जू को भी एक पैर आता है। लोगों को लगता है यार ये तो जू का सही है, यहाँ पर उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। जेलर्स में से एक ओली भी थे और वो बोलते हैं ओली कि हमें मालूम है क्या हुआ था हॉल ऑफ रेगुलेशन में, टेंशन मत लो, सेल ब्लॉक रेडी है। तो ये लेकर जाते हैं D10 में। जू सब देखता है ना जब दरवाजा खोलता है, अबे मस्त भाई अल्कोहल के 30 जग्स रखे हुए थे, खाना वाना पूरा तैयार था, मस्त कुशन वुशन लगा हुआ था भाई, आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हो, मतलब जेल में एकदम 5 स्टार वाली व्यवस्था थी। फिर भी वो लोग बोलते देखो आप लॉक्ड हो रहे हो तो हमें ध्यान तो देना पड़ेगा, और आपकी जगह हम भी होते, मतलब तुम्हारी जगह तो हम भी वही करते। तो D10 एकदम शांत था। फिलहाल ये लोग फिलहाल अपना पार्टी उर्टी करते हैं, जो भी बोलो। समय इस दौरान गुजरते जाता है और पांचों इस दौरान आप बैठे हुए थे साथ में, तो वो पुराने दिन याद करता है, जैसे कि पुराने दिन मतलब ज्यादा भी पुराने नहीं, जब वो ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर्स को मार के भागे थे और घास में ऐसा लेट के फिर बातें होते कर रहे थे। तू बीच बीच में जाता था D132, क्योंकि भाई उसका वो जेल था तो उसको जाना पड़ता था वहां पे। फिर वापस आ जाता था, बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि इनको भी नजरबंद रखा गया था। इस दौरान 15 दिन निकल चुके थे। देखो इंसानों के लिए 15 दिन बहुत हो जाता है, बट कल्टीवेटर्स के लिए सही है भाई, वो आराम से बैठ के कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन जब सू का शिफ्ट खत्म होता है वो वापस आता है D10 में, उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है यार। पूरा माहौल यहाँ पर जो था ना एकदम शांत था। अब ये सन्नाटा देख कर देखिए इस को थोड़ा दिल बैठ जाता है, क्योंकि जस्ट वो अपना शिफ्ट खत्म करके आता था। चीजें थोड़ी लाइवली होनी चाहिए ना, थोड़ी हलचल होनी चाहिए थी। ये देखता है कि माउंटेन रिवर अब इस समय वांगचन के साथ कुछ बकचोदी नहीं कर रहा है, वो कल्टीवेशन में लगा हुआ है, बहुत सीरियस दिख रहा है। वांगचिन जो था उसका जो असली फॉर्म है जो कि कॉफिन के अंदर रहता वो बाहर निकल चुका था। बहुत ज्यादा सीरियस था, मतलब कुछ सोच रहा था मानो। उसके बाद हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है, मतलब वांगचिन अपने को क्रिटिसाइज कर रहा था, सब मेरी गलती ऐसा वैसा। और कॉन्ग जो था तो वो और ज्यादा ड्रामेटिक थे, दीवार के साइड बैठे हुए थे और काफी ज्यादा तेजी से चिल्ला रहे थे। अब मेरी गलती, डिसस्पेरेट पैलेस लॉर्ड, उन्होंने मुझे बस 1 महीने के लिए बंद किया लेकिन ये काफी नहीं है, मुझे और सजा चाहिए। ओल्ड मैन को निराश नहीं कर सकता। डिसस्पेरेट मुझे पर अटैक करो, मुझे पीटो, मुझे पनिशमेंट दो। और डिसस्पेरेट के पास एक रॉड था जिससे कि वो हाँ में मतलब सरी जाती और मारती भी एक बार कि अरे आपकी गलती आपने मान ली, वो बड़ी बात है कि आप बड़े हो गए, बट मेरी भी गलती थी, हमें एक दूसरे पर ध्यान रखना चाहिए। सू जब ये सब देखता है तो सेल में शांति से एंटर करता है। रस दौरान ना वो मतलब कि बाम्बू स्लिप निकाल करके पूरा जेल का रूल लिखने लगता है, अपनी गलतियां लिखता है। समय गुजरता है, इस दौरान लगभग 1 घंटे के बाद एक आवाज आती है कि तुम लोग एकदम भेड़िए के बच्चे हो, बहुत चतुर हो। बेसिकली पैलेस लॉर्ड प्रकट हो जाते हैं। इन्हें देखते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन एक दिखा रहे थे कि उनके चेहरे पर एक निराशा का भाव था। और पैलेस लॉर्ड को ये ग्रीट करते हैं और उसके बाद वो बोलता है तुम लोगों के पास स्किल्स तो है, तुमने ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर्स का पीछा किया। और फिर ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम असाइन कर देते कि तुम लोग के पास लग रहा बहुत एनर्जी है ना, तो चलो कुछ तुम्हारा उपयोग किया जाए। जैसे वांग चैन को बोलते हैं क्योंकि तुम्हें कॉफी नस होना अच्छा लगता है ना, तो एक काम करो तुम नाइट का जो शिफ्ट है ना उसमें पेट्रोलिंग करोगे। और फिर डस्क स्पिरिट को भी लगा देते हैं नाइट शिफ्ट में, क्योंकि बोलते हैं थोड़े शॉर्टेज आ रहे हैं। और कॉन्ग तुम्हें थोड़ा रूल्स याद करने में दिक्कत होती है ना, तो तुम्हारे लिए यही रूल है कि हॉल ऑफ रेगुलेशंस को मेंटेन करना, लेक्चर देना है कि कोई रूल ना तोड़े। फिर वो जुकिंग को बोलते हैं कि तुम काफी एनर्जेटिक दिखाई देते हो, अब तुम्हें पार्ट टाइम के रूप में यूनिट C के जेलर के रूप में भी काम करना है। और उसके अलावा मैं तुम लोगों को एक मिशन भी देता हूँ, एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन। हमें कुछ रिपोर्ट्स मिले हैं, क्योंकि जितना मुझे पता चला है कि वोलिटाइड्स के पास अभी मॉर्टल पपेट भी आ रहे हैं, यानी कि ये जो डेमी मॉर्टल्स हैं शायद उनके साथ कुछ डील कर रहे हैं। जो भी सबसे तगड़ा या सबूत निकाल पाएगा तो उसको अच्छा खासा ग्रेड 2 का बैटल क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। 5 लाख मिलिट्री क्रेडिट्स तो मिलेंगे, वो अलग है। आपको मालूम है कि देखो बैटल क्रेडिट अर्न करना ज्यादा मुश्किल होता है। ज़ो की आँखों में चमक आ जाता है और बाकी भी 4 वैसे ही रिएक्ट करते हैं। क्योंकि देखो अभी तक में ना सब अगर कोई बंदा है जिसने बैटल क्रेडिट अर्न किया था वो है कॉन्ग जियांगलो, और वो था ग्रेड 3 का। और वो तब हुआ था जब वो एक होलीटाइड टेरिटरी में घुस गया था डीप कवर बन के। और फिलहाल अभी इन्हें मौका मिल रहा था ग्रेड 2 का क्रेडिट, तो भाई पहले स्लॉट देखते कि भाई इनकी आंखों में चमक है, कुछ नहीं बोलते, अब यहाँ से चले जाते हैं। इस दौरान 2 घंटे निकल जाते हैं और कॉन्ग बोलते हैं वो जा चुके हैं। सभी लोग अब नॉर्मल हो जाते हैं और कॉन्ग इस दौरान ज़ो की तारीफ करते कि तुम आते ही तुम समझ गए कि हम क्या कर रहे हैं और तुमने भी वैसा ही किया, मानना पड़ेगा। अब वांग चैन बोलता है बिग ब्रो कॉन्ग आपको कैसे पता चला कि पहले से लौट आने वाले हैं? कॉन्ग हंस के बोलते हैं मेरे अपने तरीके हैं और वो टॉप सीक्रेट है। लेकिन अब इनका डिस्कशन सिर्फ होता है डेमी मॉडल्स के बारे में और इनका डिस्कशन होने लगता है, पर कॉन्ग बोलते ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल इनका अपने चलते रहता है और 1 महीना लगभग बीत चुका था। तो अब जेल फाइनली खुल जाता है, माउंटेन रिवर ये लोग अब आजाद हो चुके थे।
कौन बोलते हैं यार लेकिन मजा है जेल में भी लॉक होने का। एक साथ लॉक होते हैं ना तो मजा आता है। जो कुछ बोल ही रहा था तभी इसका ध्यान कहीं जाता है। एक वुमन ऐसे दिखाई देती है अम्ब्रेला लिए हुए और वो कोई और नहीं थी प्लम डॉग थी। जब कॉन्ग वगैरह देखते कि कोई ज़ू से मिलने आया है तो वो और डस्की स्पिरिट जाने लगते। एक नज़र देखते हैं प्लम डॉग की तरफ फिर ज़ू की तरफ और विंक कर देना आँख ऐसा मटकाना। कुछ बोलने वाले थे लेकिन डस्की स्पिरिट लेके चली जाती है। ज़ू थोड़ा संकोच करता है बट प्लम डॉग के पास जाता है। एक हैंडमेडन आती है सेविका जो कि इसके लिए भी छाता खोलती है। वो ग्रीट करता है फिर आर्च इमॉर्टल बोल करके। वो जानता था सीनियर बोलना उनको अच्छा नहीं लगता है तो। फिलहाल दोनों मतलब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं और फिर वो स्माइल करके बोलती है काफ़ी मेकअप वुकअप भी कर गई थी। चलो चलते हैं। अब ज़ू सोचता है कहाँ लेकर जा रही है? को ऐसा देख के वो बोलती है अरे तुम भूल गए लगता है। मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाने ले जाने वाली थी। तो फिलहाल ज़ू को याद आ जाता है और ये लोग फिलहाल उस तरफ उस डायरेक्शन में निकल जाते। एक जगह था एप्रिकॉट फ्लावर पवेलियन एक प्राइवेट रिज़ॉर्ट था। मतलब काफ़ी सुंदर जगह थी अब क्या ही बताऊँ बस समझ लो। यहाँ पर 3 वुमेन थे जो कि दिखने में बहुत सुंदर थी। एक ने ब्लूइश ग्रीनिश कलर का डबल स्टोव पहना था। आँखें काफ़ी ब्राइट थी, फ्लूट बजा रही थी। दूसरी वुमन ने डार्क ब्लू गाउन पहना था और दिखने में बदन भाई बर्फ के समान सफ़ेद था और वो सितार बजा रही थी। दोनों साथ में बजा रहे थे और बहुत सही सिंक हो रहा था। तीसरी वुमन थी, लोटस फ्लावर के जैसे दिख रही थी। 2 बैठी हुई थी और ये खड़ी थी। लेकिन उसकी नज़र जाती है प्लम डॉग पे और सोकिंग पर। फाइनली वो बोलती है लंबा समय हो गया। पिक्सेस प्लम डॉग और इनको देखते ही बाकी 2 वुमन भी रुक जाती हैं और प्लम डॉग की तरफ स्माइल करती हैं। लेकिन जो वुमन जिथर बजा रही थी, वो जब देखती है ना इन दोनों को, खास करके ज़ोकिंग को, तो उसके हाथ मानो फ्रीज़ हो जाते हैं कि ये महिला कोई और नहीं, याओ यूनवी थी। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।